अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, जम्मू की सरजमीन है और मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं चौधरी रफ़ीक, रामबन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक संगलदान। एजाज अहमद खान साहब के काफ़ी करीबी समझे जाने वाले रफ़ीक चौधरी अपनी पार्टी गुल अरनास के अंदर क्या गुल खिलाएगी, इस सारे माजरे के बारे में जानने के लिए रफ़ीक साहब आपका खैर मकदम। रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे मौका दिया बात रखने का, इसलिए आपका शुक्रिया जी। वो जो इतना बड़ा उमड़ता हुआ सैलाब हुआ करता था, आपके पीछे बहुत सारे लोग हुआ करते थे और मुझे लगता है दरो दीवार भी एजाज अहमद खान का नारा लगाती थी गुल अरनास के अंदर। वही दीवारें आज टूट कर ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी नहीं है क्या? रज़ा साहब, आपने जो सवाल किया ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि एजाज अहमद खान साहब के पीछे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी गुल अरनास नहीं बल्कि गुलाबगढ़ और बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर का वो एक मायानाज हस्ती, एक चेहरा माना जाता है आज भी। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज संगलदान के अंदर एंट्री मारी है, आपका कहना हक बजानब है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये याद दिलाता चलूँ कि ये डीडीसी इंतखाबात थे। शायद आप भूल चुके हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी के और एमएलए के इलेक्शन नहीं थे। और जहाँ पे गुल अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बिलखसूस आप बात करें तो हाजी बुलान खान साहब के 30 साल वाइस चेयरमैनी के समेत जो उन्होंने जो रोल किया वहाँ पे 3 टर्म में वो एमएलए रहे, और एजाज अहमद खान साहब के जो 20 साल मिलाए जाएँ तो ये 50 साल का एक लंबा अरसा बनता है। और 50 साल किसी इलाके में मसलसल रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे रोल करना बड़ी बात नहीं है, तरक्की करना और तारीखी काम करना बड़ी बात है, लेकिन वहीं 50 साल तक अगर आप लोग इक़्तिदार में रहे तो ये लोग जो इतने पसमानदा पिछड़े हुए क्यों रह गए? संगलदान के अंदर जो चंद डिपार्टमेंट आज आप देख रहे हो, ये हाजी बुलंद खान साहब की देन थी। हाजी बुलंद खान साहब का एमएलए बनने से पहले वहाँ पे एक डाकखाना, तार घर जिसको आप कहते हैं, तार का सिस्टम होता था जहाँ पे लोग चिट्ठी वगैरह लाया करते थे। उससे पहले हमारे इलाके में कुछ भी नहीं था। और जनरल अयूब खान साहब थे, उन्होंने रामबन से गूल के लिए एक लकीर खींची थी। उसके अलावा इस इलाके के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं थी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज गूल को आप सब डिवीज़न देखते हो, आज गूल को आप डिग्री कॉलेज देखते हो, आज गूल को आप आईटीआई कॉलेज देखते हो, आज गूल के अंदर आप दूसरी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, आप हर रेन्यू विलेज को रोड कनेक्टिविटी से देखते हो, चाहे आप बिमदासा ले लो, ढेडा ले लो, छछुआ ले लो, महाकुंड ले लो, फमड़ोत ले लो और दीगर जितने भी आपका हैला इलाका है वो ले लो। कलीमस्ता में रोड क्यों नहीं? फिर कलीमस्ता का रोड भी जा रहा है, कौन कहता नहीं है? ये 15 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है वो काम, लेकिन लोगों को 4 पंचायतों के ऊपर मुश्तमिल इलाका जो है बिल्कुल रोड और बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। हमें जो टाइम मिला डेवलपमेंट करने का 2002 से लेकर 2014 तक, उसके अंदर जो खाका हमने बनाया और पूरे गुल अरनास को हमने एक डेवलपमेंट और एक नक्शे पे लाया हमारे लीडर ने, तो उसके लिए टाइम तो लगता है। और जब 2014 में जब आनन फानन जब सरकारें बदल गई, हम लोग पावर से बाहर हो गए, हमारा लीडर जो है अपोजिशन में आ गया, और वहाँ पे कहने का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि जब दूसरी मोदी सरकार का जो एक मोदी लहर उस वक्त में चली, तो हमारे लोगों ने तो उस वक्त भी एक साबित कदम का सबूत दिया। उसके बाद भी उसी इलाके की बात करें अगर, तो चूना का पुल वहाँ पे मौजूद नहीं है, अभी भी मुश्किलात का अजाला जो है नहीं करवा सकते थे आप एक तारीख को उठा के अगर देखोगे तो आपको गुल अरनास का जो नक्शा है वो आज इस स्टेज पे मिलेगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। आप देख लो, अगर हमारे ग्रिड 2 बने, संगलदान में ग्रिड बना बिजली का, गूल में बना, आपके संगलदान में नियाबत बनी, आपके हर यानी कि मोड़े को आप स्कूल से टच किया, रोड से टच किया, पानी का एक बहुत बड़ा यानी कि एक तरीकाकार जो था हमारे, अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो आज हम देखते हैं कि हर घर में पानी का नलका लगा हुआ है। इसी तरीके से गूल पूरे के अंदर जो है पानी का जो स्कीमें पहुंचाई गई। तो आप मुझे बताओ कि आप किस चीज़ को डेवलपमेंट मानते हो? वो मैं इसी के बीच में एक सवाल ऐड करूंगा, जवाब आपका दूंगा एक सवाल का, कि जो आपने कहा कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, आवाम ने आपको ठुकरा दिया। आप मानते हो एक बात को कि डीडीसी इलेक्शन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ गूल के अंदर बनी और अरनास के अंदर आपने देखा बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी, तो लोगों ने एक डिफरेंट तरीके का फैसला लिया। ये एक अलग सोच थी लोगों की और ये एक उदार वोट था। आप कल इलेक्शन असेंबली का करवाओ, उदार वोट, और क्या, आप कल असेंबली इलेक्शन करवाओ
और लीडर को सामने लाओ। जब एजाज साहब खुद मैदान में होंगे आपको खुद पता चल जाएगा वोट कहाँ है। वोटर वापस वहीं होगा जहाँ पर था। जो आज वोट गया है वो किस, ये हमारा वोट था, हमारी कम्युनिटी का वोट था। और हमारे दीगर हमारे अपने जो जब हम कांग्रेस में थे उस टाइम जो वोट कांग्रेस में एजाज साहब के साथ जुड़ा हुआ था वही वोट अपनी पार्टी में टर्न हुआ एजाज साहब के। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूंसियाँ छोटी छोटी डीडीसी की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बन गई और लोगों ने अपने हिसाब से फैसला किया कि कौन कैंडिडेट हमारे लिए यहाँ पर बेहतर है। और जब संगलदान में हमारे बाशहूर लोग हैं, हमारे बड़े सूझबूझ वाले लोग हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर इतना संजीदा है कि वो लीडर को पहचानता है। जब उन्होंने संगलदान के अंदर देखा कि दूसरी लड़कियों की बानिस्बत में शमशादा उनको बेहतर लगी तो उन्होंने आज फैसला लिया, शमशादा को वोट दिया। कोई बुरा नहीं किया। या आप पहले भी कह रहे थे या आज कह रहे हैं? नहीं, लोगों का फैसला है और लोगों के फैसले को सरेखम तस्लीम करना चाहिए। यही जमहूरी लाएअमल है। ये दूसरी बात है कि आज मैडम जी ने अपनी तकरीर में गुजरों को मुसलमान ही नहीं आपने खुल के नहीं क्या कह रहे हैं बताइए। मैं कह रहा हूँ ना, जो मैडम जी ने कल तकरीर की कि हिंदू भी मेरे साथ हैं, कश्मीरी भी मेरे साथ हैं और दीगर जो गुजर मुसलमान हैं वो भी मेरे साथ हैं। उसने तो गुजर मुसलमानों में और कश्मीरी मुसलमानों में सीधा सीधा फ़र्क डाल दिया कि ये मुसलमान ही नहीं। हम इस चीज़ को सियासत से नहीं जोड़ते। हम इस चीज़ को सियासत से इसलिए नहीं जोड़ते कि वोटर एक वोटर है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। जुबान फिसल गई है, लगता है उसको वीडियो को देख के कि जुबान फिसल गई है कहीं ना कहीं। मैडम जुबान फिसल गई, लीडर की जुबान ही तो हथियार है। सखी साहब ने गूल में भी तो 2-3 बार यही बातें दोहराई। उसने भी तो पिछली बार यही कहा था कि अगर आप इंडिया में हम कहीं अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो हमें जनाबन गुज्जर तस्वर ही नहीं करते। जब हम कहते हैं कश्मीरी हैं तो तब रज़ा साहब गुज्जर कश्मीरी वाली सियासत, हिंदू मुसलमान वाली सियासत से अभी लोगों को बाहर निकलना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अगर एजाज साहब ने यहाँ पे रोल किया, यहाँ पे लीडरशिप की, यहाँ पे डेवलपमेंट करवाई तो वाहिद उसकी शान यही थी कि वो गुज्जर और कश्मीरी और हिंदू और सिख की सियासत से बाहर। कहीं ना कहीं बात का बतंगड़ भी बन जाता है या बनाया जाता है। देखो, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ज़बान फिसल सकती है किसी की भी, लेकिन सियासी लीडर जब तक अपोजिशन में रहता है ना तो उसका रोल अलग रहता है। जब इक़्तिदार मिल जाता है ना उसके बाद इस ज़ुबान को कैसे चलाना है ये कंट्रोल में रखना चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए और सब तबकों को साथ लेके चलना चाहिए। ये गुजर कश्मीरी वाली सियासत ख़त्म कर। सियासत के मैदान में तो अभी मुझे लगता है कि उनका एक अलफ बे शुरू हुआ है और वो अभी सीख रही हैं, सीख जाएंगी इंशाल्लाह, ऐसे कोई मसला नहीं है। मज़ीद क्या कहना चाहेंगे आज इंटरव्यू करने के का ख़ास मकसद आपका? मैं तो रज़ा साहब यही कहूँगा कि अपनी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई सोच लेके आई है और आपने देखा कि हमारे लीडर पुराने जो चेहरे हैं वो हमने रद्दो बदल करके कहीं ना कहीं हमें देखे नई टीम बनकर आ रही है। पुराने जो सीनियर हैं वो टीम से बाहर हैं, तो ऐसे में कप्तान कौन होगा और कौन इसको लीड करेगा? रज़ा साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी पार्टी एक नई सोच को लेकर आई है, एक सच की सोच को। ये हकीकत है और हम वही कहेंगे जो सच होगा। और इसी बुनियाद पर आपने देखा हमारे लीडर देश के प्रधानमंत्री से कल परसों भी मिले और हर मुद्दे को हम टच करने की बात कर रहे हैं। हमारे लीडर हर मुद्दे को टच करने की बात कर रहे हैं। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी पार्टियों को आप देख रहे हैं, जो ज़मीनों का इशू है या बहुत सारे इशू जो इस तरह के हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों को धोखा दिया है और 370 पर तब भी उन्होंने राज किया। आज 370 टूटने के बाद दोबारा 370 बहाल करने, इनके मैनिफेस्टो में आपने देखा, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हमें वोट इसलिए करो कि हम 370 को वापस लाएंगे। आपने देखा वे जड़ा गुजर बकरवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ना गूल अरनास दो इस वक्त सपोर्ट करें लगा, लीड करें लगा, वोट दें और हिसाब नाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जिताई। एक बहुत बड़ो फैसलो लियो उन्होंने। जो ज़मीना को तोखो दितो जा रहे हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ कि तम सफ़ेद टाकियाँ पर बसाड़े हुए हैं और तम जनाबली के काम करो, बंजर कशी करो और इतू अनाज को माओ दिखाओ। यो ही ना रहो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। लेकिन जिस वक्त बड़ा बड़ा जिमीदारां की जी ज़मीन लोगों के कोल थी वे लोग मालक बनाया गया। काश्तकार जड़ा था वे मालकां की ज़मीन के ऊपर मालक बनाया गया। जी स्टेट लैंड थे, गवर्नमेंट की लैंड थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल रूल कियो, लेकिन हम लोग मालक दे नहीं ना बनाया। अगर मालक नहीं बनाया तो उसको सिलो आज तुम देखने लगा हुआ कि हमने हर जगह से टिका मार के कड़े हो जा रहे हो। आज हम शुक्र हो जी कल हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का पौंसमा एक लीडर को बयान सुनू था लोगों वो वे तुमने भी शायद सुने होना फेसबुक पर। वे सीधो सीधो कहें था कि अल्लाह अकबर को ना रोजड़ो है पूरा हिंदुस्तान में गूंजेगो। तो सवाल करने वाले ने पूछो कि वो तो पहला भी गूंजा लगा वो हर मस्जिद में आजान हुआ लगी हुई। तो हूँ तमने नवे सिरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, कहने जो लोगों ने हाल ना वोट अज दे तो इसकी वजह से जनाब अली आम इनकलाब ले आवांगा। तब मैंने दसो 70 साल में इन्हें के इनकलाब ले आयो? 70 साल में हमारी या कौम कित पीछे लगी हुई।
आज तो हूँ शुक्रिया अदा करूँ सेंटर की सरकार को कि जिन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट ले आयो तो किते ना किते हूँ यह चीज़ मनूँ कि और मारे वास्ते एक रियायत भी बजा साहब कितना मतलब लोगों की अखा में एक रेत फेंकने वाला काम है। डीडीसी मेंबर की जी वैल्यू है ना वह अपना डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नहीं बल्कि अपना सब डिवीज़न तक महदूद है। समझो मेरी गल ना तुम जो चेयरमैन बन गए चलो वो डीसी नाल कोई डिस्कस करेगो, दूजा मेंबर तो चलो अपना सब डिवीज़न में जो जेई सही है उन्होंने कुछ ना कुछ कहेगा, किसी को नलको लवाएगा या किसी को कुछ कराएगा, इसके ऊपर क्या वैल्यू है। रहो सवाल इस चीज़ को कि ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ को या ज़मीन ना मिसाल का तौर पर 370 तो 35 ना वापस ले आने को तो यो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वास्ते तम कूद गए नहीं पे आए इस इलेक्शन में। नहीं हम तो मारे तो खैर मारे वजह का मैं संगलदान मतलब ने देखो वह वुमेन वास्ते रिजर्व थी तो वरना हम भी इलेक्शन लड़ता, इसमें कोई दो राय नहीं थी। किस्मत आजमाई करता, हार जीत अल्लाह का हाथ में। लेकिन हूँ तुमने चीज़ दसूँ कि जितनी तुमने 370 तो 35 को सवाल पूछो तो पहला मेरा तो उसको जवाब ले लियो। तुमने देखियो वे को हार मारा मकाना के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पोस्टर जा गई गोजरी में यह चीज़ कहूँगा, हमारा सुनने वाला लोग भी इसना फॉलो करेंगे कि 370 तो 35 ना हम वापस ले आवांगा इस वास्ते हमना वोट दियो। तो हूँ अपना लोगों ना वोट देने वाला ना या गुजारिश करूँ कि वे अपना लीडर ना यह गल भी पूछो कि भाई 370 क्यों नहीं आ रहे हो वापस, 35 क्यों नहीं आ रहे हो वापस। हूँ उन्हें वे दूजा उलझा मसटें लगावा कि देखो जी ये तो एक रेफरेंडम था, तो रेफरेंडम लोगों ने तो कर दिया, जो वोट बीजेपी को मिला वो 370 के हक में था, जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला तो ये वोट जो है ये मिला किसके खिलाफ, 370 और 35 के गुस्से के खिलाफ ये वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। या कई गाल है कहने की। आपने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ अपने लोगों को जाते हुए सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, क्या सच है ये? रज़ा साहब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जब 5 अगस्त के बाद जब पूरा सिस्टम धर्म भरम होगा लोगों के अंदर एक गुस्सा था और गुपकार गैंग ही उसको कहना चाहिए, क्योंकि सजाद गनी लोन अभी उससे बाहर हो गया। आपको पता है आपका दूसरे जितने भी दल थे वो बिखर चुके हैं। ये गैंग बहुत कम देर तक चलता है क्योंकि आप झूठ की बुनियाद रख के जब सियासत करते हो तो वो बड़ी कम देर तक चलती है। तो सिंगलदान में मोहम्मद अमीन भट्ट इलेक्शन के ऊपर वो भी काफ़ी जद में रहे, काफ़ी तनकीदों का निशाना बने रहे, तो ख़ास तौर पे हमारे मीडिया के माध्यम से आज अमीन भट्ट को क्या ख़ास मैसेज दे रही हो आप? देखो जी अमीन भट्ट साहब मेरा एक साथी है। जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि कोई भी आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ना। अमीन भट्ट साहब हमारी पंचायत के सरपंच हैं, एक अच्छे इंसान हैं और वो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी पार्टी के अंदर आपके जो ख्यालात हैं, आपका जो नज़रिया है उसको जांच ले परख ले, उसके बाद आप तमाम लोगों को, चाहे वो अमीन भट्ट है चाहे वो दीगर सियासी रहनुमा लीडर हैं या हर आम व ख़ास, उन लोगों से क्या ख़ास तौर पे पैगाम रखेंगे आप? रज़ा साहब मैं तो पर्टिकुलर किसी इंसान को ये नहीं कहता कि वो अपनी पार्टी में आए। हम इज्तिमाई तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर की एक नई सोच है अपनी पार्टी, और अगर आपको लगता है कि अपनी पार्टी आने वाले कल में रियासत जम्मू कश्मीर का एक फ्यूचर है, क्योंकि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देख लिया 70 साल, पीडीपी को भी 2-3 प्लान में देख लिया, बीजेपी तो आप पूरी स्टेट में पूरे मुल्क में देख रहे हो इस वक्त किसानों की हालात, और दूसरे मुद्दे पर आप बीजेपी के हालत भी उनके भी पोल खुल चुके हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक नई लीडरशिप जब आपके सामने आई है तो आपको नई लीडरशिप को तस्लीम करना चाहिए, सारे खम तस्लीम करना चाहिए। और हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने, हम झूठ की सियासत करते नहीं, स्टेटहुड हमारा मैनिफेस्टो है, स्टेट को वापस लाना है, यानी कि यूथ को जो है रोज़गार देना है रियासत जम्मू कश्मीर। कहीं ना कहीं एक लास्ट सवाल रफ़ीक साहब आपसे पूछना चाहेंगे, ज़्यादातर ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि लास्ट टर्म में जब 2014 के बाद एजाज़ अहमद ख़ान साहब सिर्फ MLA रहे, मिनिस्ट्री नहीं उन्हें मिली, कोई ओहदा मिनिस्ट्री का नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ये शिकायत आ रही है कि एजाज़ अहमद ख़ान साहब काफ़ी मगरूर हो गए थे, तीसरी जीत जो हैट्रिक उन्होंने जीती। मेरे कहने का मतलब ये है कि एजाज़ साहब एक डेवलपमेंटल इशू पे बात करते हैं, कल भी आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, कभी मुझे नहीं लगता, और उनके जितने इंटरव्यू आज तक हैं या जब भी उनके आप असेंबली का बयान उठा के देखो, चाहे इलाके फील्ड का बयान उठा के उनका देखो, चाहे उनकी इलेक्शन के दौरान की स्पीच उठा के देखो, या आप इलेक्शन के बाद जब लोगों को एड्रेस करने की जो स्पीच उसने इलाके में दी हुई हैं, वो तमाम बयानात एजाज साहब के देखो, आपको एक भी जगह एजाज साहब के बयान में कहीं ऐसा अल्फाज नहीं मिलेगा जहाँ वो फ़िरका परस्ती पे बात कर रहे हों, जहाँ वो कौम परस्ती के पे बात कर रहे हों, जहाँ वो इलाका परस्ती पे बात कर रहे हों, और जहाँ वो अपने मुद्दे से हट के बात कर रहे हों। उनका मुद्दा डेवलपमेंट है, उनका मुद्दा एक इलाके को आगे लेके जाना है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको हैट्रिक दी। जो आप हैट्रिक की बात कर रहे हो ना, हैट्रिक कोई मामूली बात नहीं होती, और वो तो हैट्रिक थी। आप कल आने वाले इलेक्शन में आप खुद देख लेना, जो लोग इस वक्त
लोगों को फ़िरकों में बांट रहे हैं ना। और मैं यहाँ आपके माध्यम से ये कहने से नहीं हिचकिचाऊँगा कि हमारे संगलदान और गूल के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की सियासत ये चली कि आज की बार हमने गुजरों को तकसीम कर दिया। आपने सुना, आपने भी एक दो इंटरव्यू किए, मैं सुन रहा था कि भाई आज गुजर कहाँ खड़ा है। मैं गुज्जर और कश्मीरी की सियासत में नहीं जाऊंगा। आप कल इलेक्शन आने दो, आपको एक एक बच्चा फ़र्द हमारे इलाके का एजाज़ अहमद खान साहब की क़यादत में खड़ा हुआ नज़र आएगा और हर आदमी एजाज़ साहब के नारे को और अपनी पार्टी के नारे को आगे लेके चलेगा। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। नाज़रीन, आपने वाज़ेह तौर पे सुन लिया आज ख़ास मुलाकात में क्या कहना रहा गूल अरनास से एक एजाज़ अहमद खान साहब के करीबी वर्कर और करीबी लीडर जो है, उनके काफ़ी करीबी समझे जाने वाले रफ़ीक चौधरी साहब का उनका क्या कहना रहा। आज आप हमारी ख़ास मुलाकात के दौरान हमने तमाम वो सवाल पूछे जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं दस्तक दे रहे थे। हमने ये तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। आप देखते रहिए लाजवाल। मैं फिर किसी ख़ास रिपोर्ट के साथ किसी दूसरे मुकाम पर आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।